हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग देखा था। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहती है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि शो करती है एक बिजनेस की जो एसेट्स का टोटल है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल रहता है। उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी बिजनेस में एसेट्स को एक्वायर किया जाता है तो एसेट्स एक्वायर करने के दो तरीके हैं। या तो ऑनर अपने खुद के पैसे से एसेट्स खरीदेगा और या फिर जो ऑनर है एसेट्स को ऑन क्रेडिट उधार पर भी खरीद सकता है। आउटसाइडर जो लायबिलिटीज होती हैं उनके बेसिस पे भी परचेज कर सकता है। और जब भी एसेट्स को एक्वायर किया जाता है तो एसेट्स का जो टोटल होता है वो लायबिलिटीज एंड कैपिटल के टोटल के इक्वल रहता है। आज हम सीखेंगे कि किस टाइप से ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में ट्रीट किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्मेट भी देखेंगे कि किस तरीके से इसे हम फॉर्मेट में पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए आज हम कुछ ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लियर करने के लिए कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है। जैसे कि एक फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया 50,000 रुपए के कैश के साथ। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ और फिर क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब बिजनेस में एसेट्स को एक्वायर किया जाता है तो एसेट्स को एक्वायर किया जा रहा है तो जितनी भी एसेट्स का टोटल है वो लायबिलिटीज एंड कैपिटल के टोटल के इक्वल रहता है। अब इसमें जैसे बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है, कैश है 50,000 रुपीज का, तो ये जो कैश है, कैश किसका काम करता है? कैश क्या है? बिजनेस की एसेट है। कैश बिजनेस की एसेट है तो बिजनेस के पास आया इनकमिंग क्या है? कैश, जिसका अमाउंट है 50,000 रुपीज। साथ ही साथ जब बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेस की क्या इंक्रीज हुई? कैपिटल, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में लगाई जाती है कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई इन दी फॉर्म ऑफ कैश। और क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन की बात करें तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो असर होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हुआ तो साथ ही साथ क्या इंक्रीज हुई? बिजनेस की कैपिटल। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000। परचेजेस हुई, बिजनेस में जब परचेजेस होती हैं, गुड्स को खरीदा जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे कि परचेजेस होती है तो परचेजेस हुई, गुड्स खरीदे गए 10,000 रुपए के कैश से। जब गुड्स को परचेज किया गया तो यहाँ पे एसेट साइड में अगर हम देखें, कैश की वैल्यू 10,000 रुपीज से कम हो जाएगी क्योंकि गुड्स खरीदे गए कैश से, तो कैश आउटगोइंग होगा, बिजनेस का कैश चला जाएगा। और साथ ही साथ क्या एक्वायर किया गया? गुड्स का स्टॉक, क्योंकि स्टॉक मीन्स कि एक तरीके से बिजनेस को अगर लेन देन करना है, गुड्स में ट्रेड करना है, व्यापार करना है तो उनका बल्क में क्वांटिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टॉक मेंटेन करना नेसेसरी है और स्टॉक बिजनेस की एसेट माना जाता है। और फिर अब यहाँ देखा जाए 10,000 रुपीज के कैश से गुड्स परचेज करे तो कैश तो चला गया और साथ ही साथ बिजनेस के पास क्या आ गया? 10,000 रुपीज का स्टॉक। तो एक तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन है ये हम बोल सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक एसेट का दूसरी एसेट में कन्वर्जन हो रहा है। मीन्स यहाँ पे एक एसेट तो कम हो गई और दूसरी एसेट जो है वो इंक्रीज हो गई। इस टाइप की भी जो है ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगी। और फिर अब यहाँ पे जो परचेजेस हुई थी गुड्स की वो किससे रिलेटेड है? कैश से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या बोला गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹5,000। इसमें गुड्स परचेज किए गए मोहन से 5,000 रुपीज के।
अब देखिए यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड है कि बिजनेस ने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, मोहन से। और यहाँ पे कैश का हमें कोई अभी अमाउंट मतलब कैश से रिलेटेड कुछ टर्म नहीं दिख रहा। और फिर मोहन, इट मीन्स कि ये जो ट्रांजेक्शन है, जैसे अभी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन थी उसमें क्या बोला गया था, परचेज गुड्स, गुड्स खरीदे, तो वो तो कैश ट्रांजेक्शन थी, वो क्लियर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो गुड्स परचेज किए गए हैं मोहन से खरीदे, और यहाँ पे ऐसा भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है फॉर कैश। इट मीन्स कि ये जो ट्रांजेक्शन है ऑन क्रेडिट है, उधार पर गुड्स खरीदे गए हैं, बिजनेस ने मोहन से गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट। और जिस भी पर्सन से बिजनेस गुड्स खरीदता है ऑन क्रेडिट, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, क्रेडिटर, बिजनेस की लायबिलिटी। तो अब क्या समझ आ रहा है, जब गुड्स परचेज होते हैं तो बिजनेस का जो एसेट है स्टॉक, वो इंक्रीज हो जाएगा, गुड्स आ गए, साथ ही साथ यहाँ पे इंक्रीज हुई बिजनेस की लायबिलिटी, और बिजनेस की लायबिलिटी है यहाँ पर क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटीज वाली साइड में जाकर क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन होगा, और दोनों साइड एसेट और जो लायबिलिटीज वाली साइड है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही यही कहती है हर बार एसेट्स का जो टोटल है लायबिलिटीज एंड कैपिटल के टोटल के इक्वल आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन आ जाती है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹1000। गुड्स को बेचा गया, राम को बेचा गया, और गुड्स की जो सेल्स प्राइस है वो है ₹1000, और कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, 800 रुपीज। इससे क्लियर हो रहा है कि जो कॉस्ट है वो 800 रुपीज है, और जबकि जो सेल्स प्राइस है वो 1000 रुपीज है। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ₹200 के इक्वल है। और एक पॉइंट हमें और ध्यान में रखना होगा कि बिजनेस के जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल में ऐड होते हैं, और जो लॉसेस हो रहे हैं वो कैपिटल से माइनस हो जाते हैं। तो अब जैसे कि इसमें क्या हुआ, गुड्स को जब सेल्स किया गया, राम को सेल करा, गुड्स बेचे, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैसी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट वाली, क्योंकि यहाँ पे कैश वाला कोई टर्म गिवन नहीं है, बस ये बोला गया है कि गुड्स सॉल्व करे राम को। तो अब क्या होगा, यहाँ पर राम जो है जब बिजनेस गुड्स सॉल्व करता है ऑन क्रेडिट, तो जिस पर्सन को गुड्स बेचे जाते हैं उधार पर उसे हम क्या बोल देते हैं, डेटर। तो यहाँ पर जो राम है वो एक एसेट है, एसेट में भी उसकी क्या कैटेगरी है, डेटर। तो अगर गुड्स को सॉल्व किया गया तो डेटर राम से कितना पैसा लेना है, 1000 रुपीज, इस पे बिजनेस का राइट है। साथ ही साथ स्टॉक, एक और पॉइंट हमें समझना होगा कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक इज ऑलवेज बेस्ड एट कॉस्ट प्राइस। स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड होता है। तो जो स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है, जो गुड्स का कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपीज का है, 800 रुपीज का। तो यहाँ से हमने, क्योंकि अब गुड्स बेचे हैं तो सेल्स करी है, तो गुड्स का स्टॉक तो कम होगा ही होगा, तो यहाँ से 800 रुपीज को डिडक्ट कर दिया। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज का, तो उस 200 रुपए के प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट रहता है सेल्स ऑफ गुड्स का। इसी के साथ हम और भी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर 5th है। ट्रांजैक्शन नंबर 5th में क्या गिवन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹1500, कॉस्ट प्राइस ₹200। इट इज क्लियर देयर इज अ केस ऑफ लॉस। इस ट्रांजैक्शन में लॉस का केस है, क्योंकि गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज है, और जबकि जो गुड्स का यहाँ पर सेल्स प्राइस है 1500 का है। और ये भी क्लियर किया गया है कि गुड्स को कैश के लिए बेचा। इट मीन्स दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। ये एक ऐसा लेन देन है जो कैश से रिलेटेड है। जब गुड्स को सॉल्व किया जा रहा है कैश के लिए, तो अब वही फिर बात आई कि एसेट्स, कैश एसेट्स में आता है। अब क्योंकि जब गुड्स को बेच रहे हैं तो कस्टमर से कितना कैश रिकवर हो रहा है, 1500 रुपीज। साथ ही साथ स्टॉक का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹2000 रुपीज। तो स्टॉक में से कितनी वैल्यू माइनस कर दी गई,
2000 रुपीज। और फिर अब क्योंकि अब यहाँ पे लॉस है तो लॉस कहाँ से माइनस किया जाएगा, कैपिटल से, और लॉस का जो अमाउंट है वो है ₹500। प्रॉफिट हो रहा था तो कैपिटल में प्लस करना है, और अगर लॉस हो जाता है तो फिर इसे कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्योंकि ये कैश सेल्स थी, कैश सेल में कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, स्टॉक का बैलेंस तो कम होगा ही होगा, और स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस से माइनस किया जाएगा, और फिर लॉस हुआ उस लॉस को कैपिटल से माइनस कर दिया। ये सभी ट्रांजैक्शन जब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, इसी टाइप की ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगी, यही ट्रांजैक्शंस हमने करनी है। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं किस तरीके से इन्हें ट्रीट करना है, फिर आगे हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना होगा। ट्रीटमेंट यही है, प्लस माइनस इसी तरीके से होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस पेड ₹600। एक्सपेंसेस मीन्स कि बिजनेस के जो खर्चे रहते हैं लाइक सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो एक्सपेंसेस अगर किए जाते हैं ₹600 के, तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंस पेड है इन टर्म्स ऑफ कैश, तो जब पेड की बात आ रही है तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी ₹600 से। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो खर्चा है ₹600 का, तो ये ऑनर कहाँ से करेगा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हैं, एक तो कैश की वैल्यू कम होगी, दूसरा फिर ये खर्चा कहाँ से जाएगा, ऑनर की पॉकेट से जाएगा। तो ये ₹600 और कहाँ से लेस हो जाएंगे, कैपिटल से। ₹600 का ये जो खर्चा है, मतलब जितने भी खर्चे रहेंगे जैसे सैलरी पेड है, रेंट पेड है, वेजेस पेड है, वो सब चीजें अगर पेड है तो कैश की वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली कैश चला जाएगा, और साथ ही साथ ये कैपिटल की वैल्यू को भी कम कर देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 7 पे, एक्सपेंसेस येट नॉट पेड। अभी तक एक्सपेंसेस पे नहीं किए गए। लास्ट वाले पार्ट में हमने समझा था कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस में इनकर्ड हो गए हैं, बन चुके हैं, बट येट नॉट पेड, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की गई। तो उस टाइप के एक्सपेंसेस को अकाउंट्स में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, जो बन चुके हैं बट येट नॉट पेड, लेकिन अभी तक उनकी कोई पेमेंट नहीं की गई। तो क्योंकि अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस के उधार है। अब यहाँ से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिजनेस की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो इसका एक अकाउंट ओपन होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। सपोज एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंस है ₹100 का, तो लायबिलिटी कितने की है, ₹100 की। फिर साथ ही साथ हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी खर्चा होता है तो खर्चा हो रहा था, अगर कैश में हो रहा है तो कैश की वैल्यू कम हो रही है और कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये खर्चा ऐसा खर्चा है जो भी कैश में हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेस की लायबिलिटी है, और हमें ये भी समझना है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि अब ये एक्सपेंस जो है हम दूसरी साइड कहाँ से माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वाला कैपिटल से, है तो एक्सपेंस ये। और एक और चीज हम आगे समझेंगे कि अकाउंट्स का जो बेस होता है ना, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो उसी की वजह से यहाँ पे ये कैपिटल से माइनस हुआ। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमें गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी मीनिंग हमने देखा था। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस के जो कि एडवांस में कर दिए गए हैं, टाइम से पहले कर दिए गए हैं, लाइक रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस। तो अब यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस की एसेट का काम करते हैं। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये बिजनेस की एसेट का काम करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल रेंट पे किया गया एडवांस में ₹500 का, अगर रेंट पे किया जाता है ₹500 का, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब पेमेंट की बात आ रही है, पे किया गया है तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कैश की वैल्यू कम हो गई ₹500 से। और हमने क्या देखा कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस की एसेट्स है,
एसेट्स है तो फिर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन करेंगे एसेट्स वाले हेड में और ₹500 ऐड कर देंगे। एक एसेट चली गई तो दूसरी एसेट आ गई, एक आउटगोइंग है तो एक इनकमिंग है, एक एसेट का दूसरी एसेट में कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे भी जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है दोनों साइड से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹6,000। विड्रॉ कैश, कैश को विड्रॉ किया गया, बिजनेस से कैश को निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कि जब एक ऑनर, एक प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कैश निकालता है या फिर गुड्स निकालता है तो उस टर्म को क्या बोला जाता है अकाउंट्स में? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स जब भी होती हैं, जब भी एक प्रोप्राइटर, जब भी एक ऑनर बिजनेस से विड्रॉइंग करता है, ड्रॉइंग्स करता है, तो वो हमेशा ऑलवेज कैपिटल के अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया ₹600 से। इट मीन्स कि एसेट साइड में कैश की वैल्यू तो ₹600 से कम हो गई, एसेट साइड में कैश की वैल्यू ₹600 से कम हो गई। और साथ ही साथ क्योंकि ड्रॉइंग्स में क्या होता है, ड्रॉइंग्स ऑलवेज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स हमेशा अमाउंट ऑफ कैपिटल को कम करती हैं, तो साथ ही साथ ₹600 कहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे? कैपिटल से। नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब ये भी ड्रॉइंग्स है क्योंकि ड्रॉइंग्स कैश में भी हो सकती है, ड्रॉइंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स भी हो सकती है। तो अगर ड्रॉइंग्स गुड्स में हो रही है तो इसमें क्या है, यहाँ पर ₹1000 की ड्रॉइंग्स हुई। इट मीन्स गुड्स का यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? स्टॉक अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स हो रही है, बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को निकाला जा रहा है, तो स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे कम हो जाएगा कैपिटल। और कैपिटल भी कम हो रहा है क्योंकि है तो ड्रॉइंग्स, चाहे वो कैश में हो या फिर इन टर्म्स ऑफ गुड्स हो, ऑलवेज ड्रॉइंग्स क्या करेगी? कैपिटल की वैल्यू को कम करती है। ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इन्हीं ट्रांजेक्शन्स का हम आगे यूज करेंगे, आगे और जो है क्वेश्चन करेंगे उसमें ये यूज होंगी, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। और कुछ ट्रांजेक्शन्स है वो भी हम देख लेते हैं जो कि मतलब रहती हैं, जो हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन रहेगी हमारी, एक ट्रांजेक्शन हो सकती है एक्रूड इनकम से रिलेटेड, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का भी मीनिंग देखा था, इनकम अर्न हो गई, इनकम अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड इन कैश। इनकम तो बन चुकी है, इनकम कमा ली गई है, लेकिन अभी तक कैश में नहीं मिली। बिजनेस ने सर्विस तो दे दी लेकिन अभी तक कैश इसके लिए रिसीव नहीं हुआ। तो एक्रूड इनकम किसका काम करता है? एसेट का काम करता है, क्योंकि राइट आ गया है, कभी ना कभी कैश में रिकवर होगी ये भी। अब इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा? सपोज एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट एक्रूड ऑफ ₹100, इंटरेस्ट एक्रू हुआ ₹100 का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारे पास होती है एसेट्स और एक है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि जब इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, तो अभी इंटरेस्ट एक्रूड क्या है, किसका काम कर रहा है? एसेट का। तो इसका अकाउंट ओपन करा, कितने रुपीज से इंटरेस्ट एक्रूड हुआ? ₹100 से। साथ ही साथ एक और पॉइंट, जितनी भी इनकम होती है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, वो कहाँ ऐड होते हैं? दे शुड बी एडेड टू कैपिटल। उनको कहाँ ऐड किया जाएगा? कैपिटल में ऐड किया जाएगा। तो साथ ही साथ ₹100 कहाँ प्लस हो जाएंगे? कैपिटल में। और क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है? लाइक कमीशन रिसीव्ड for ₹500, कमीशन मिली, कमीशन रिसीव हुई, इट मीन्स ये कमीशन इन टर्म्स ऑफ कैश मिली। तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कमीशन मिली तो यहाँ पे आया क्या बिजनेस के पास? क्या इंक्रीज होगा बिजनेस का? कैश।
और साथ ही साथ क्योंकि इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया, तो ये चीजें अगर कुछ चीज रिसीव हो रही है तो ऑनर की इससे क्या होगी, कैपिटल बढ़ेगी। इसे कहाँ प्लस कर दिया जाएगा, कहाँ ऐड करेंगे, फिर कैपिटल में। फिर इसके बाद और कुछ ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं, लाइक एक ट्रांजेक्शन रहती है कमीशन रिसीव्ड की हो गई, एक्रूड की हो गई, एक आ जाती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव तो हो गई लेकिन एडवांस में, मींस कैश तो आ गया, पैसे तो मिल गए लेकिन एडवांस में मिला है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इसके लिए कि कस्टमर को अभी गुड सप्लाई नहीं करे, कस्टमर के प्रति अभी जो है ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, उसे गुड सप्लाई नहीं करे, लेकिन उससे पहले एडवांस ले लिया, तो एडवांस बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटीज है एडवांस, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट रहेगा, इसको क्लियर करने के लिए इसके बाद ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम अगर रिसीव हो रही है एडवांस में तो क्या होगा, यहाँ पर आ क्या जाएगा बिजनेस के पास, कैश। सपोज ये रिसीव हुई ₹1000 से, तो आया क्या, कैश आ गया। साथ ही साथ ये तो ऐसी इनकम है जो कि अभी एक्चुअल में इनकम बनी ही नहीं, ये तो बिजनेस की लायबिलिटी है, तो इसका दूसरी तरफ लायबिलिटीज वाली साइड अकाउंट ओपन होगा, किस नाम से, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। दोनों साइड, एसेट वाली साइड एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाली साइड आपस में इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर इसके बाद और क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, जैसे कि अभी इसमें हो सकता है, एक और आ जाता है इसमें डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या रहता है, जब भी बिजनेस में फिक्स एसेट्स को यूज किया जाता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो जब इनको यूज किया जाता है तो इनके यूज से इनकी वैल्यू में कमी आती है, उसी कमी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज दी फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आ रही है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके ऊपर आगे पूरा चैप्टर रहेगा, तब इसे और समझेंगे। अभी हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन नॉर्मली है क्या बिजनेस का। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा है, और किस टाइप का एक्सपेंस है, नॉन कैश। ये इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर, इसका एस्टिमेशन लिया जाता है कि यहाँ कोई एसेट खरीदी है, लाइक मशीनरी खरीदी ₹1,00,000 की, और अभी इसकी 5 साल की लाइफ होगी, तो उसी हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं कि हाँ 1,00,000 की मशीनरी है, 5 साल की लाइफ है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 20,000। हर साल मशीनरी की वैल्यू 20,000 से गिरेगी, तो जो वैल्यू में कमी आ रही है एसेट्स की उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर है ₹10,000 का, 10,000 का फर्नीचर है, और इस पे जो डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगता है, 10% से वैल्यू गिरती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसमें फर्नीचर एसेट वाली साइड में आ गया, 10,000 रुपीज का फर्नीचर है, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज हो गया, तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 1,000 रुपीज का। साथ ही साथ ये जो 1,000 का डेप्रिसिएशन है, ये जो 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा, ये किसकी वैल्यू को कम कर देगा, कैपिटल की वैल्यू को। एक तो ये फर्नीचर की वैल्यू को कम करेगा, और साथ ही साथ ये जो है एक ऐसा, क्योंकि ये भी एक खर्चा है, और खर्चे क्या करते हैं, ऑनर की कैपिटल को कम करते हैं, तो जो यहाँ पे कैपिटल है वो 1,000 रुपीज से कम हो जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो और इसका जो रहेगा और जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, और नेक्स्ट में हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।